हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथईएस एकेडमी। मैं प्रिंस कुमार शर्मा आप सबका पाथईएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स का, उसके हम साइंस, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट के सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम वन बाय वन जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, लगभग 11 क्वेश्चन आसपास आए हुए हैं आपके पेपर में। मैं सेट सी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ और उसके आंसर क्या हो सकते हैं, क्या प्रोबेबल आंसर हो सकते हैं, इसको हम जो है यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आए अगर पहले क्वेश्चन की ओर, तो आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है सेट सी की बात हम कर रहे हैं इसमें। और 9th क्वेश्चन जो है यहाँ पर इन्वायरमेंट का एक करंट से क्वेश्चन है। हालांकि इन्वायरमेंट का ही ये क्वेश्चन है, लेकिन करंट से लिंक करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है COP26 जो आपका है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 को लेकर जो भारत के द्वारा दी गई प्रतिबद्धता है, अर्थात जो बेसिकली कमिटमेंट इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है या इंडिया के द्वारा किया गया है, इसमें से पूछा है कि इन कमिटमेंट में से कौन सा सही नहीं है, नॉट ट्रू पूछा है। और इसमें आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और लास्ट में एक आपको दिया है नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट सीधे तौर पे न्यूज़पेपर के हेडलाइन से ही उठाया गया है। तो आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रीलिम्स जैसे एग्जाम में। मैंने यहाँ पर कुछ जो है आपके न्यूज़पेपर के फाइनेंशियल एक्सप्रेस के और बाकी न्यूज़पेपर के एएनआई के, मैंने यहाँ पर कुछ क्लिप्स लिए हुए हैं ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है इंडिया प्लेजेस 1 बिलियन टन एमिशन कट। तो सबसे पहला स्टेटमेंट की अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन तक की कमी करेगा। तो पहला स्टेटमेंट पहला ही आपको यहाँ पर सही मिल रहा है। दूसरा अगर आप देखें तो पीएम प्रोमिसेस 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टू मीट इंडियाज 50% एनर्जी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज 50% एनर्जी और 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टू मीट इंडियाज 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बाई 2030। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया था 3 स्टेटमेंट यहीं से ही डिजाइन हुए थे। तो अगर हम देखें तो यहां पर अगर देखें तो बाय 2030 इंडिया विल रिड्यूस इट्स कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है ये। इसी प्रकार से अगर हम बात करें बाय 2030 इंडिया विल मीट 60% ऑफ टोटल एनर्जी, नहीं 60% नहीं है ये, यही आपको यहां पर जो है देखना था कि 50% जो है बेसिकली क्या होगा यहाँ पर टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें तो इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 9th का जो है आपका सेकंड स्टेटमेंट आपको रॉन्ग मिल गया है और सही नहीं है पूछा है। तो बाकी फिर आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। अगर हम यहाँ पर देखें 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ा लेगा बोल रहा है यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है 500 गीगावाट तक कर रहा है और 50% ऑफ एनर्जी कर रहा है, और 50% अगर एनर्जी कर रहा है तो यहाँ पर 60% लिखा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो कहीं ना कहीं इसका सही आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सही नहीं है पूछा है और यहाँ 50% होता तो यहाँ पर 60% दिया हुआ है, मतलब ये ऑप्शन ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत डिजाइन है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायरस से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसा कि आप कोविड की सिचुएशन देख ही रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है बायो की स्टैटिक पोर्शन से लिंक करके इसको एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसमें से सही नहीं है पूछा है। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन में ना नहीं है वाला चीज पूछा है, इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए था। तो अगर हम बात करें तो वायरस शब्द एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट एमडब्ल्यू बेंजरिंग द्वारा दिया गया है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वायरस का न्यूक्लिक एसिड जीनोम आरएनए या फिर डीएनए बेस्ड होता है, तो दोनों बेस्ड हो सकता है, क्योंकि आरएनए वायरस भी होता है, डीएनए वायरस होता है, तो ये दोनों जो है बेस्ड हो सकता है। यहाँ पर अगला स्टेटमेंट दिया है डीएनए आधारित वायरस अधिकांशतः सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला स्टेटमेंट दिया हुआ है आरएनए आधारित वायरस डीएनए आधारित वायरस की तुलना में अधिक आनुवांशिक परिवर्तन करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो आरएनए बेस्ड वायरस होते हैं उसमें जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक्सपोज्ड होता है और एक्सपोज होने के कारण से उसमें म्यूटेशन के भी चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो सिंपल सी बात है, एज यूजुअल अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, आप आसानी से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं अगर वायरस के बारे में थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेशन आपको मालूम है। तो सिंपल सी बात करें डीएनए आधारित वायरस अधिकांशतः अगर बात किया जाए तो अधिकांशतः बोला जाए तो डबल स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ पर जो है हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट आपका गलत है और सही नहीं है पूछा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 17th नंबर के क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो 17th नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब यहाँ पर ना सिंपल फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। फिजिक्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड इन ए कंटेनर में इंक्रीज। मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन में डिजाइन किया गया है कि एक कंटेनर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है भर दिया गया है
और इनमें से किस स्थिति में, किस केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप बढ़ जाएगा। अब यहां पर देखते हैं ऑप्शंस। कंटेनर का आयतन बढ़ाने पर, तो देखिए वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे और फैलने लगेंगे। तो सिंपल सी बात है कि कंटेनर का आयतन, ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है बेसिकली जो फील्ड है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये बिल्कुल सही है इसके लिए। इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कंटेनर से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए कंटेनर के अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहां से कुछ मॉलिक्यूल्स निकल गए, तो मतलब अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। और कंसंट्रेशन अगर रेड्यूस हो गया तो सिंपल सी बात है उसके मॉलिक्यूल्स को दूर दूर जाने के लिए और स्पेस मिल जाएगा। मतलब यहां भी सेकंड केस में भी क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। और अगर आप देखें तो आपको दो ही अगर आप ऑप्शंस में जाएं तो आपको दो ही ऑप्शन देखना था, और यहां पर पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड इन ए कंटेनर में इंक्रीज। तो सीधे तौर पे पहला और दूसरा ऑप्शन ही सही है, तो सीधे तौर पे आपका ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और अगर हम बात करें स्टेटमेंट 3 की, तो ऑन इंक्रीजिंग एयर प्रेशर इन द कंटेनर, देखो सिंपल सी बात है कि अगर हम प्रेशर की इंक्रीज कर देंगे, while we increase the pressure of container, प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। वॉल्यूम डिक्रीज होने से मॉलिक्यूल और पास पास आ जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके हिसाब से वो मैच नहीं करता। इसके बाद में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और बढ़ा दे, अगर कंटेनर का साइज को सेम रख रहे हैं तो भी तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो सिंपल सी बात है, according to this question, statement 1 and statement 2 will be right, and according to the code अगर हम देखें तो ऑप्शन डी will be the right answer for 17th क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल से पूछा है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बिल्कुल, क्योंकि जनरली न्यूमेरिकल जो अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं, बट इस बार जो है साउंड से जो है क्वेश्चन पूछा गया। पिछले बार भी प्रीलिम्स में साउंड से क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ फिर से एक साउंड से क्वेश्चन पूछा है और बेसिकली न्यूमेरिकल पूछा गया है यहाँ पर। तो अगर इसको हम देखें तो हालांकि टफ नहीं है, बहुत आसान ही क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर बात करें तो आवृत्ति दिया हुआ है 4 किलोहर्ट्ज, मतलब ए साउंड वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 किलोहर्ट्ज and its wavelength is 35 centimeter. Then how much time it will take to travel a distance of 3 किलोमीटर। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम फार्मूला देखें तो आपको पता चलेगा जो स्पीड ऑफ जो है यहाँ पर, अगर स्पीड निकालें हम, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड अगर हमको निकालना हुआ जो गिवन डेटा है उससे, तो बेसिकली यहां से मैं लिख सकता हूं, अगर मैं इसको v लिख रहा हूं तो यहां हो जाएगा f इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, लैम्डा। ये फार्मूला होता है, रिलेशनशिप है किससे किसी चीज, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड अगर हम बात करें तो उसका बेसिकली स्पीड से। तो यहां से अगर हम निकालें तो फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी 4 किलोहर्ट्ज, तो 4 इंटू 1000 कर लीजिए, और लैम्डा की वैल्यू कितनी दी, 35 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए तो कितना आएगा, 0.35 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा आपका, 0.35, और ये आ जाएगा 0.70, और आपका जो है 1400 के आसपास ये जो है वैल्यू आपकी आएगी, आई थिंक, है ना, आप देख लीजिएगा। इसके बाद में आपको जो है अगला दिया हुआ है 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब डिस्टेंस कितना ट्रेवल कराना चाहता है ये क्वेश्चन में, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर को हम कितना लिख सकते हैं, 3000 मीटर, 3000 मीटर। ठीक है, तो यहां से हमको पता चल गया स्पीड और डिस्टेंस। तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच रिलेशनशिप निकालना बहुत टफ चीज नहीं है। तो सिंपली अगर हम बात करें तो यहां पर टाइम निकालना है आपको, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बेसिकली डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहां पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख देंगे, तो यहां पर हो जाएगा आपका क्या, यहां पर हो जाएगा अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 3000 अपॉन 1400, मतलब डबल के कुछ ज्यादा आएगा। सिंपल सी बात है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डबल से कुछ ज्यादा में एक ही वैल्यू है 2.14, या एग्जैक्ट उसकी वैल्यू आएगी 2.14 सेकंड। तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, एकदम बेसिक जो आपके जो हम फॉर्मूला जो पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी, साउंड और रिलेशनशिप से क्वेश्चन पूछा गया था, जनरल साइंस का ही क्वेश्चन है। तो जिसको ये फॉर्मूला वगैरह पता होगा वो आसानी से इस क्वेश्चन को बना लेगा। ठीक है, टफ क्वेश्चन नहीं था ये। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू इन रेफरेंस टू ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो बेसिकली रिस्पिरेशन, श्वसन से क्वेश्चन है, श्वसन से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पूरे प्रोसेस का प्रोडक्ट पूछा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर हम साइंस में यहाँ पर देखने को हमको मिल रहा है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था ही। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली पूछे जाने के चांसेस होंगे।
क्योंकि हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस कर रहे थे तो वहां पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के चांसेस बन सकते हैं और ज्यादा इस बार। तो यहाँ पर एज इट इज जो है पीएससी उसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर रेस्पिरेशन से क्वेश्चन स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसमें से सही पूछा है, ठीक है, यहाँ पर याद रखना है आपको। तो इन साइटोप्लाज्म ग्लूकोज ब्रेकडाउन इन पायरुवेट विच हैज 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स, पहला स्टेटमेंट का आधा जो है सही है, मतलब पायरुवेट जो है बेसिकली ग्लूकोज जो होता है साइटोप्लाज्म में उसका ब्रेकडाउन जरूर होता है पायरुवेट में, ये बिल्कुल सही बात है, बट पायरुवेट 4 कार्बन मॉलिक्यूल नहीं है, इट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज व्हाई स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। यहां पर स्टेटमेंट 1 क्या है, रॉन्ग निकल गया। क्यों? क्योंकि पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट गेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए एक्सेसिव आप एक्सरसाइज करते हैं और थक जाते हैं और मान लो आपके मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है तो वहां पर क्या जमा हो जाता है, लैक्टिक एसिड, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके बाद है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल, ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि देखो प्लांट में अगर रिस्पिरेशन हो रहा है वो भी एनएरोबिक, तो उस केस में क्या बनता है, इथेनॉल, फर्मेंटेशन की बात कर रहा है ये, बिल्कुल। तो यहां पर जो है सेकंड स्टेटमेंट भी सही है और थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो इन दैट केस अगर हम इसका जो है कोड अगर हम देखें तो यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आपको देखना है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही राइट स्टेटमेंट पूछा हुआ है ना, देखिए ट्रू पूछा हुआ है, तो सेकंड और थर्ड मतलब ऑप्शन सी जो है विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन जनरली साइंस एंड टेक वाले सेक्शन से पूछा नहीं है, हालांकि कंप्यूटर जो है टेक्नोलॉजी का पार्ट है और उसमें अगर हम बात करें तो मेंस का पार्ट है, प्रीलिम्स में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कंप्यूटर फंडामेंटल या फिर, लेकिन देखिए आप मेंस का जो तैयारी कर रहे हैं, जो कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, वहां से जनरली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बेसिकली इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाई आपको करनी जरूरी हो गई है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड अगर आप तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं अब जो है प्रीलिम्स में आप जो है बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन डिजाइन किए जा रहे हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर जीएनयू ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये क्वेश्चन जो है ना बेसिकली अगर बात करें तो ये नया टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो करंट बेस्ड क्वेश्चन है कंप्यूटर में, कंप्यूटर के फंडामेंटल से। तो जीएनयू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम बेसिकली जीएनयू इज नॉट यूनिक्स, ये सही है, ठीक है। इसकी शुरुआत रिचर्ड स्टालमैन ने की थी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी, ठीक है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब यहां पर तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है यूनिक्स के साथ कंपैटिबल नहीं है, और देखिए ए ऑप्शन जो है यहां पर बोल रहा है कि जीएनयू इज नॉट यूनिक्स और यहां पर यूनिक्स के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो आपको लगेगा कि यूनिक्स नहीं है तो कंपैटिबल भी नहीं होगा, तो लोग जो है ए और डी को जो है मार्क नहीं आएंगे, या तो फिर बी को मार्क आएंगे या तो फिर सी को मार्क आएंगे, और वो दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये यूनिक्स नहीं है, लेकिन यूनिक्स के साथ में कंपैटिबल है। देखो दो स्टेटमेंट कंट्राडिक्टरी जरूर है, लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें तो डी ऑप्शन ही सही इसका स्टेटमेंट है। यहां पर पूछा है क्या सही नहीं है, पूछा है ना, और सही नहीं है मतलब यहां पर यूनिक्स के साथ में ये कंपैटिबल है, ये बात आपको याद रखना है, इट इज कंपैटिबल विथ यूनिक्स, नॉट जो है नहीं होगा। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, है ना। नहीं पूछा है, सही नहीं है पूछा है, तो फुल फॉर्म इसका ये है, रिचर्ड स्टालमैन ने इसकी शुरुआत की थी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल है, यूनिक्स के साथ में कंपैटिबल है, और यहां पर नहीं है लिखा है, मतलब यही जो है गलत स्टेटमेंट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। 2 दिन पहले की न्यूज है कि यह जो है रशिया में बहुत ज्यादा टेक कंपनीज को अटैक कर रहा है, और 2017 से यह लगातार न्यूज में रह रहा है, तो ये कहीं ना कहीं वायरस अटैक से क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, जो 2017 के आसपास में ये न्यूज में आया था, और तब से ये लगातार जो है न्यूज में आता है। और फिलहाल अगर हम बात करें 2021 और 22 में अभी अगर हम देखें तो 2-3 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में ये जो है DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ये एक प्रकार का अटैक होता है। अब ये कैसा अटैक है यहाँ पर पूछा गया है, क्या ये कंप्यूटर गेम का अटैक है, क्या ये एक साइबर अटैक है, क्या ये मिलिट्री अटैक सिस्टम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो DDoS एक प्रकार का बॉटनेट होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ये मलिशियस साइबर अटैक है जो हैकर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, साइबर क्रिमिनल जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज, नेटवर्क रिसोर्सेज और होस्ट मशीन्स होती है, इनको बेसिकली क्या कराना, अनअवेलेबल कराने के लिए इसको क्या करते हैं, बेसिकली इसका उपयोग करते हैं। तो ये एक प्रकार का साइबर अटैक है, मलिशियस साइबर अटैक। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी।
तो आप न्यूज में देखेंगे तो आपको न्यूज भी इसका मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बहुत आसान सा क्वेश्चन, नाविक का फुल फॉर्म। देखिए ये तो क्वेश्चन स्पेस टेक का क्वेश्चन है, उसमें नेविगेशन सिस्टम का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर IRNSS से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। यहाँ पर नाविक का फुल फॉर्म पूछ गया है, तो नाविक का फुल फॉर्म क्या है? बेसिकली नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन बी नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए जो आपका नेविगेशन सिस्टम है इंडिया का, उसको लेकर यहाँ पर नाविक उसका जो नाम है, उसको पूरे नाम को यहाँ पर जो है आपको पूछा गया है, ठीक है, फुल फॉर्म को पूछा गया है। इसी बात आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब ये कम्युनिकेशन सिस्टम का क्वेश्चन है, और कम्युनिकेशन सिस्टम साइंस के बेसिक जनरल साइंस के पार्ट में जो है थोड़ा बहुत आता ही है, लेकिन स्पेसिफिकली बात करें तो ये टेक्नोलॉजी का पार्ट आपका जो है कवर करता है। और यहाँ पर डिटेल से क्वेश्चन पूछा गया है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और बेसिकली उसके बारे में क्या सही नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया है, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज लोअर देन दैट ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो इसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी रेंज मालूम होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी रेंज देखिए यहाँ पर कितना होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, 535 टू 1705 किलोहर्ट्ज। अगर हम बात करें एफएम की तो यहाँ पर होता है देखिए मेगाहर्ट्ज में, मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का फ्रीक्वेंसी रेंज लोअर नहीं होता है, हाइयर होता है। पहली बात तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है और गलत ही पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्योंकि बाकी चीज अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड और फेज कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये। इट वाज इन्वेंटेड बाय एडविन आर्मस्ट्रांग, ये भी सही है। बैंडविड्थ इज हायर, देखो बिल्कुल यहां पर देखेगा डिफरेंस, तो बेटर साउंड क्वालिटी विथ हायर बैंडविड्थ किसमें? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। तो डी स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। मतलब कुल मिला के अगर आप तीनों सही स्टेटमेंट भी अगर कर लेते तो आपका जो है ऑप्शन ए ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? एलिमिनेट हो जाता। तो इस प्रकार से जो है इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रयान 2 से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चंद्रयान 2, क्योंकि चंद्रयान जो है बेसिकली ये पूछे जाने के चांसेस रहते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में। तो बेसिकली चंद्रयान 2 के बारे में अगर हम देखें तो क्या इसकी स्वीकृति प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के टाइम पे दी गई थी या उन्होंने दी थी? तो बिल्कुल 2008 के टाइम पे दिया गया था। उस टाइम के तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए दैट इज राइट स्टेटमेंट, और यहाँ पर सही नहीं है, पूछा याद रखना है ना। इसके बाद में इसमें भेजे गए रोवर का नाम प्रज्ञान था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके बाद में लैंडर का नाम क्या था? विक्रम, ये भी सही है। तो अगर आपने बी और डी को अगर आपने लगा लिया सही, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है सी। इस अभियान में चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल को टारगेट किया गया था, नहीं, सॉफ्ट लैंडिंग टारगेट किया गया था साउथ पोल में। बस वो साउथ और नॉर्थ को चेंज कर दिया, इंटरचेंज, और वहां से ये स्टेटमेंट हो गया गलत। तो यहां पर दिया है नॉर्थ पोल को टारगेट किया गया था, जबकि साउथ पोल को टारगेट किया गया था। तो यहां से क्या हो गया? ऑप्शन सी जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है और सही स्टेटमेंट नहीं है पूछा है, ठीक है। तो बस यहां से इसी को पकड़ना था आपको। चलिए आगे हम देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, यहां पर देखिए क्वेश्चन जो है बहुत एक प्रकार से बोले तो ठीक है, ये क्वेश्चन सबने वैक्सीन लगवाया है, किसी ने पॉइंट आउट किया होगा कितना ml पर जो है डोज में लगाया जा रहा है। तो अगर बात करें तो वयस्कों को, एडल्ट की बात की जा रही है, तो कोविशील्ड वैक्सीन जो दिया जा रहा है उसमें प्रत्येक डोज में, ईच डोज में कितनी मात्रा दी जा रही है? तो बेसिकली अगर हम बात करें तो कोविशील्ड जो एडल्ट को दी जा रही है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पर डोज में दिया जा रहा है 0.5 ml पर डोज में, ठीक है। 2 डोज लगने थे, उसमें एक डोज में कितना लग रहा है? 0.5 ml जो है इतना वॉल्यूम में बेसिकली ले लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो साइंस टेक और इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है ये बेसिकली कंप्लीट हो गया है। टोटल में 11 क्वेश्चन जो है बेसिकली पूछे गए हैं एज एक्सपेक्टेड। हमारे टेस्ट सीरीज में भी हमने जो है उसी के नंबर में ही अकॉर्डिंगली 10 से 12 क्वेश्चन के बीच में ही हमने जो है टेक, साइंस और बेसिकली पीसीबी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को हमने रखा था, और उतना ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है, 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ है इस साल के पेपर में कि मैक्सिमम क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड पूछे गए हैं। अच्छा, जो 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं सीधे, अगर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, सही नहीं पूछा गया है, उसमें भी सारे स्टेटमेंट बेस्ड ऑप्शन है। सीधा जो है आपको एक वन वर्ड में ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो मतलब कुल मिला के बोलें तो सिंपल सी बात है, पीएससी ने अपना लेवल को बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज किया है, और यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है एज एक्सपेक्टेड जो हमारे टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी आए हुए हैं, आप देखेंगे उसके पैटर्न को, तो वहां पर हमने जो है इस साल पिछले
कई 2-3 सालों से हमने जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के संख्या को लगातार बढ़ाते गए हैं और उसी प्रकार का पैटर्न से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप आपने जो है साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन को देखा और आप इससे मैच कर लीजिएगा कितने क्वेश्चन आपके जो है आपने लगा के आए हैं, उसमें से कितने सही हो रहे हैं और बाकी आयोग क्या आंसर लेता है उसको हम मॉडल आंसर आने पे हम उसको देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी बचे हुए टॉपिक के साथ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।